बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये अभी पीटीआई बता रही है इस कोएलिशन गवर्नमेंट को, जिस कोएलिशन गवर्नमेंट की बकौल असद उमर साहब काम पे टांगने लग गई हैं। ये अजीबो गरीब से जो फ़िक्रे हैं उनका तबादला हो रहा है। एक ऐसी हुकूमत जिसके वज़ीर आज़म को अभी कुल हल्फ उठाए हुए 9 दिन हुए, काबीना को हल्फ उठाए हुए 1 दिन भी अभी 24 घंटे मुकम्मल हुए, और ऐसी सूरत हाल में इस हुकूमत से सवाल उठाए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। यही बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब आई थी हुकूमत में तब कहा करती थी कि अभी तो हमसे सवाल ना करें, अभी तो हमें कुछ वक्त दे, एटलीस्ट हम लोगों को परफॉर्म करने दे। 3.5 साल बाद आज मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जो 3.5 साल गुजरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको इकोनॉमिक सिचुएशन किस तरह की मिली थी, और अभी ये जो कोएलिशन गवर्नमेंट है जिसके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब है, इनको किस तरीके की इकोनॉमी मिली थी। क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ा चैलेंज इस वक्त इस हुकूमत के लिए पाकिस्तान की मईशत को सही सिमत पर लेकर आना है। पाकिस्तान के वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब फरमाते हैं कि 2017 और 18 के अंदर बजट खसारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को मिला था 260 अरब रुपए, जो कि अब है 5,600 अरब रुपए। नून लीग के दौर में जीडीपी जो था वो 6.1% था बकौल मिफ्ता इस्माइल साहब के, और अब है 4%। 70 साल के अंदर तमाम वज़ीर आज़म ने तकरीबन 25,000 अरब रुपए कर्जा लिया, और इमरान खान साहब ने 4.25 साल के अंदर 20,000 अरब रुपए कर्जा लिया। ये मेरी फिगर्स नहीं है, ये वजीर खजाना साहब की फिगर्स हैं। इसके अलावा नून लीग के 5 साल में बजट खसारा जो है वो 1,600 अरब रुपए हुआ, और रवा साल के अंदर 5600 अरब रुपए हुआ बजट खसारा। नून लीग के दौर के अंदर टैक्स को जो कलेक्शन थी वो 11% थी, जो कि आज 9% है। और ये टैक्स कलेक्शन वही चीज़ है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके हवाले से बड़ी फखरिया तौर पर कहती थी कि हम लोग रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं। सो दिस इज अ क्वेश्चन मार्क ओवर हियर। नून लीग के दौर के अंदर डॉलर 122 तक पीक पे गया था, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में 189 पर पीक पे गया था। जैसे ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और कोएलिशन गवर्नमेंट आई तो उसके बाद डॉलर 181 पॉइंट समथिंग तक गया, लेकिन आज फिर 186 की सतह के इर्द गिर्द घूम रहा है। सो दिस इज ऑल्सो समथिंग कि एक परसेप्शन की वजह से एकदम से डिप आया और उसके बाद फिर पीक आ गई। नवाज शरीफ साहब के दौर में 2 करोड़ अफराद सतह गुर्बत से बाहर आए, और उसके अलावा इमरान खान साहब के दौर में 2 करोड़ अफराद सतह गुर्बत से नीचे चले गए। मिफ्ता इस्माइल साहब ये फरमाते हैं मुल्क में मजमूई तौर पर महंगाई की शरह बकौल उनके 17.7% है। ये वो कागज़ है जो कि आज मरीम औरंगजेब साहिबा और मिफ्ता इस्माइल साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर लहरा रहे थे। इसके अंदर आदादो शुमार मौजूद हैं, और ये जो आदादो शुमार हैं इसका सोर्स मैं ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि अभी मुझे नहीं मिल रहा। आई गेस गवर्नमेंट के अपने पेपर्स की तरफ से ये मामला होगा। बहरहाल सूरत हाल कुछ इस तरह से भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक और जगह से तनकीद का निशाना बनना पड़ रहा है, और वो है इल्हान उमर की मुलाकात। इमरान खान साहब ने इल्हान उमर से मुलाकात की। यूएस कांग्रेस वुमन है, इससे पहले यूएस की साजिश के बारे में बात होती रही, लेकिन शीरी मजारी साहिबा की तरफ से एक मंतक भी सामने आई। वो मंतक से हमारे मेहमान जो है वो अग्री करते हैं या नहीं करते, इस हवाले से बात करेंगे। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूं। इस्लामाबाद स्टूडियोज के अंदर हमारे साथ मौजूद हैं आतिफ खान साहब। वफाकी गवर्नमेंट चली गई है, आतिफ खान साहब वहीं के वहीं है, वजीर हैं, लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया आतिफ खान साहब आपने ज्वाइन किया, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सेनेटर राना मकबूल साहब ज्वाइन कर रहे हैं, रहनुमा है PMLN के, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया राना साहब आपने ज्वाइन किया, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। सेनेटर शहादत अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लीडर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और एक लंबी तवील अरसा सियासत के अंदर गुजारा है, इनको कौन नहीं जानता। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपने भी हमें ज्वाइन किया, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू एज वेल। सबसे पहले आतिफ खान साहब आपकी तरफ ही आते हैं। आप लोग कहते रहे कि जी इतनी गलत बात है अमरीकियों से मुलाकात करना, ये तो मुल्क के खिलाफ साजिश है, ये तो एक बहुत बड़ी इंटरवेंशन हो रही है, कंस्पिरेसी हो रही है, और आज आप इल्हान उमर के साथ मुलाकात करें। शी इज अ यूएस कांग्रेस वुमन, एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट ना सही, लेकिन जो बाइडन के साथ मुलाकातें, बातें, और उधर ही उन्हीं की हुकूमत का हिस्सा। देखिए जी, एक तो मैं पहले सबसे पहले ये चीज़ क्लियर कर दूं कि जो परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि जी हम अमेरिका के ख़िलाफ़ हैं, या हम उनसे कोई जंग लड़ना चाहते हैं, या हम उनसे कोई ताल्लुकात ख़त्म करना चाहते हैं, ये क्लियर एक मैसेज प्राइम मिनिस्टर साहब ने, एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बार बार दिया
کہ ہم ان کے ظاہری بات ہے ایک سپر پاور ہے, ہم ان سے ڈیل بھی کریں گے, ہم ان سے کاروبار بھی کریں گے, لیکن جو اصل مسئلہ ہے کہ وہ اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کریں یا سازش نہ کریں, یہ نہ ہو. باقی تو ان سے اب ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی پورا امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ہے یا پورا امریکہ پاکستان کے مداخلت کر رہا ہے معاملات میں. تو یہ ایک چیز ڈیفرینشیٹ کرنی چاہیے کہ آپ کی کسی سے لڑائی ہونا الگ چیز ہے, اور آپ صرف یہ ایک پوائنٹ رکھ دیں کہ جی یہاں تک ہم کاروبار بھی کریں گے, تعلقات بھی رکھیں گے, لیکن ہم آپ کی غلامی نہیں کریں گے. دیٹس اٹ. تو اگر اس سلسلے میں کسی سے ملاقات ہوتی ہے یا اگر ایک نہیں, اگر اپوزیشن ملاقات کر رہی تھی تو پھر اس میں کیا قباحت تھی, اس میں کیا غلطی تھی؟ وہ غلامی تو نہیں کر رہے تھے. نہیں, اپوزیشن کی ملاقات کا صرف یہ آپ ڈیفرنس اس ٹائم کی اپوزیشن, آپ کی حکومت اس ٹائم کی اپوزیشن کا یہ دیکھ لیں کہ جتنے لوگوں سے وہ ملے ہیں پچھلے 2 مہینے میں یا 3 مہینے میں, ان کا ٹریک ریکارڈ آپ دیکھ لیں. وہ عمران خان تو پھر بھی ایکس پرائم منسٹر ہیں اور اس ملک کے ابھی بھی سب سے پاپولر لیڈر ہیں. ایم پی ایس سے ملنا, اپوزیشن کے ایم پی ایس سے ملنا, ہمارے ایم پی ایس سے ملنا, ڈیزیڈنٹ جو تھے جو پارٹی چینج کر رہے تھے, ملاقات ہوئی اور کسی سے ملاقات نہیں ہوئی. دیکھیں یہ آپ کی ملاقات نہیں ہوئی کبھی؟ میری ملاقات ہوئی ہے, میں ڈیلیگیشن لے کے جا رہا تھا. میں تو ابھی بھی منسٹر ہوں, میں تو ابھی آفیشیل کیپیسٹی میں بھی ان سے مل سکتا ہوں. مطلب وہ کوئی, لیکن جو انہوں نے کیا اور پھر اس کے کانٹیکس میں جو چیزیں آئیں, یہ ساری چیزیں اس کو آپ لنک کرتے ہیں تبھی کوئی چیز بنتی ہے. اور اس میں مین جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ دیکھیں ایڈمنسٹریشن کا حصہ ہے. اچھا, جو آپ کے یہاں پہ سفارتکار ہیں وہ تو گورنمنٹ کا ایڈمنسٹریشن کا حصہ ہوتے ہیں, وہ ہماری پارٹی کے لوگوں سے مل رہے ہیں. کانگریس حلال ہے؟ نہیں, حلال کی بات نہیں ہے. میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ امریکہ سے ساروں سے ملنا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مقصد کیا ہے ملنے کا. اگر آپ ایک نو کانفیڈنس موشن آ رہا ہے یا آیا ہوا ہے اور اس میں آپ اپنی سپورٹ کے لیے لوگوں سے مل رہے ہیں, وہ اور چیز ہے. اور کسی سے اگر کسی اور ملک کے بندے سے آپ ملتے ہیں, ایمبیسڈر سے بھی لوگ ملتے ہیں, میں بھی ملتا ہوں, وہ کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن اس کو لنک کرنا اسی دوران نو کانفیڈنس سے, اور پھر اس کے بعد جو چیزیں ہوئی وہ آپ کے بھی سامنے ہیں, پورے ملک کے سامنے ہیں. وہ جو پہلے کی اپوزیشن اور اب کی حکومت ہے وہ تو اس کو لنک نہیں کرتے, لنک تو آپ لوگ کر رہے ہیں نا اس خط کے حساب سے, جو کہ خط انہوں نے نہیں دیکھا ہوا. تو انہوں نے نہیں دیکھا ہوا, ہم نے تو بولا بھی کہ آئے دیکھ لیں. انہوں نے نہیں دیکھا. رانا مقبول صاحب, اب کیونکہ اب حکومت آپ کی ہے, شہادت عوان صاحب کی ہے, آپ لوگ مل کر حکومت میں ہیں, بڑی مشکل حکومت ہے, بڑا مشکل سفر ہے. 1.5 سال کے اندر کیا بہت زیادہ چینجز آ سکتی ہیں, پلس پولیٹیکلی بھی کیا کوئی ٹھوس قسم کے کوئی شواہد آپ لوگ لے کر آ سکیں گے. لیکن ایک بات تو شہباز شریف صاحب نے فرمائی تھی نا کہ اب ہم لوگ اس کے بارے میں اس کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں لے کر جائیں گے, جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے, اور اس کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی کریں گے. ہم اس کا انتظار کب تک کریں سینیٹر صاحب, رانا مقبول صاحب؟ دیکھو ریکا, انشاءاللہ کل ہی میٹنگ ہے سیکیورٹی کمیٹی کی بھی, اور یہ ایشو ڈسکس ہوگا, اس کا تھریڈ بیئر انالیسس بھی ہوگا, اس کا پرسپیکٹو, اس کی بیک گراؤنڈ کا انالیسس بھی ہوگا. لیکن سامنے جو نظر آ رہا ہے, دس از کاک اینڈ بل سٹوری. ایک کیبل جنریٹ ہوئی ہے وہاں سے, وہ پراپر چینل سے پہنچی بھی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اصلی بات ہے کہ یہ ملک کو اور ملک کے نظام کو سنبھال نہیں سکے, نہ اکانومی ان کے قابو آئی, نہ گورننس یہ پوری طریقے سے کر سکے. 2 چیزیں ہم ڈیلی یوز کی ہیں جس پہ گزارا نہیں ہوتا, جو ہم ایکسپورٹ کر رہے تھے وہ امپورٹ کرنا پڑے. گندم امپورٹ کرو, شوگر امپورٹ کرو, اور پھر اتنا زیادہ امبیلنس اپروچ ٹورڈز اکانومی کہ سارے زمانے نے شور ڈالا کہ آپ جنوری میں, پچھلے سال جنوری میں آپ لے لیں LNG, جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے فار انرجی جنریشن. اس وقت تو $4 پر یونٹ تھی, نہیں لی. اب کس کا اس میں کس کو بینیفٹ دینا تھا, کون اس کے بینیفیشریز ہیں, کس کو بینیفٹ دینا تھا رانا مقبول صاحب؟ جو $4 میں, میری بات سن لینا, $4 میں جو مل رہی تھی وہ $30.5 میں آ کے نومبر میں لی. اگر پالیسیز یہ ہیں, اگر سوچ یہ ہے, اگر آپ کا پولیٹیکل امیجنیشن یہ ہے, تو یہ تو ہونا ہی ہونا تھا. ساری انرجی ہمارے بادشاہ دوستوں نے گالیوں پہ, دشنام تراسی پہ, کیریکٹر اسیسینیشن پہ, جھوٹے کیس بنانے پہ لگا دیا,
اور اس کا جو काउंटर प्रोडक्टिव आपके सामने जो रिजल्ट्स आए हैं इसको रखो। अच्छा, अब अमेरिका की बात कर रहे हैं, रान साहब कतल कलामी के लिए माजरत, लेकिन इससे पहले कि हम अमेरिका की तरफ जाएं, मैं ये जानना चाह रही हूँ, आपने कहा कि किसको फायदा हुआ होगा उस टाइम पर जो LNG की प्राइसेस $3 फी बैरल के ऊपर थी और अब जो है वो मामला किधर पहुंच गया, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बड़ी गिरी हुई थी, किसको फायदा हुआ है? अब तो आप हुकूमत में सामने लेकर आएंगे, अगर ये तो इल्जाम था आप लोगों का कि किसी न किसी ने फायदा उठाया है, ये सिर्फ और सिर्फ एक नेग्लिजेंस भी तो हो सकती है। नहीं, मेरी अर्ज सुने ना, नेग्लिजेंस नहीं है, इतने मासूम भी नहीं है। अच्छा, बात ये है कि इसकी एक इंक्वायरी तो मेरी ही सेनेट कमेटी ने वो इंस्टीट्यूट कर दी है, जिसमें 3 सेनेटर्स हैं जो इसको देखेंगे, इसकी कॉजेज देखेंगे, इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं वो देखेंगे, मोडालिटीज देखेंगे, बेनिफिशियरीज देखेंगे, दे विल इंक्वायर इनटू द मैटर एंड दे विल डिटरमिन हु आर रिस्पांसिबल। अब चूंकि गवर्नमेंट पूरी, वो तो सेनेट कमेटी है ना जो कर रही है, लेकिन अब चूंकि गवर्नमेंट आ गई है पूरी, तो इंशाल्लाह एक एक चीज को देखा जाएगा, सिफ्ट आउट किया जाएगा, क्या किसने क्या किया है और कहाँ किया। अब आपने, हम सुनते रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब से भी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर से, ये माफिया है, गंदम माफिया है। कितना गंदम माफिया, किसी को पकड़ा, किसी से कुछ रिकवर किया, शुगर माफिया कहाँ है जी? और फिर आप अंदाजा कर लें जो जुल्म हुआ है कि आप जो यकदम रात को कीमत बढ़ा देते हैं, 9.5 रुपए, 10 रुपए, 12 रुपए तेल की। मेरी बात सुन ले, मैं खत्म करने वाला हूँ इसकी ऑयल की, पेट्रोलियम की। अब मैंने ये ओगरा के चेयरमैन से सवाल किया अपनी मीटिंग में, वो आते हैं हमारी मीटिंग में, कि भी आपने यकदम जो 12 रुपए पर लीटर बढ़ा दिया, मुझे आप बताएं कि ये 12 रुपए आपने इसका पे किया है? ये जो आप बेच रहे हैं फौरी तौर पे 4 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, ये तो आपके स्टॉक में पड़ा हुआ है, ये जो पेट्रोलियम है, ऑयल जो है, आप किस हिसाब से 12 रुपए आवाम से चार्ज कर रहे हैं? ठीक हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। अगर इतनी लॉपसाइटेड और इतनी अनइमेजिनेटिव पॉलिसीज होंगी तो ये फिर काउंटर प्रोडक्टिव हुआ है ना सारा कुछ। चले, अब हम खामखा वी आर डिफेंडिंग ए रॉन्ग केस व्हिच इज नॉट डिफेंडिंग। चले राणा साहब, अभी उनसे सवाल तो सारे हो गए, अभी वो अब आपसे सवाल करना शुरू हो गए हैं। शहादत अवान साहब, ये गवर्नमेंट इज अ चैलेंज टू रन, ये तो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब भी मान रहे हैं कि बहुत सारे डिफरेंट पॉलिटिकल थॉट्स के, पॉलिटिकल मैनिफेस्टोज के, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग मिलकर बैठे हैं मामलात को आगे बढ़ाने के लिए। बिलखुसूस आज काबीना के इजलास में वजीर आजम साहब ने ये फरमाया है कि ये तमाम पॉलिटिकल जो हम लोगों ने आगे चल के अपने इलेक्शन की तैयारियां करनी है उसको जरा होल्ड पे रख लेते हैं और अभी पाकिस्तान को सही सिमत में लेकर जाते हैं। PTI आप लोगों को भानमती का कुंभा कही जा रही है और कह रही है कि ज्यादा देर तक नहीं चलेंगे। फिर दूसरी तरफ MQM और मौलाना साहब ने कुछ बातें भी फरमाना शुरू कर दी हैं। शहादत अवान साहब, क्या ये बात कहीं दुरुस्त साबित तो नहीं हो जाएगी, इकोनॉमी को संभालने से पहले ही हुकूमत को संभालना ना पड़ जाए? देखें अनिका, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये कहूँ कि अजीब इत्तेफाक है कि कल जो इनके दौर में हर चीज़ सही थी, आज वो 1-9 दिन के अंदर वो बात गलत साबित हो गई है। आप ये बताएं कि जो हमारे इत्तेहादी हैं, कल क्या उनके साथ नहीं थे कि इन्होंने 3.5 साल हुकूमत में इन्होंने गुजारे? असल बात ये है कि इनका इशू ये है कि इस किस्म का कोई ये शोशा छोड़ देते हैं ताकि पब्लिक उसी को सोचती रहे और पब्लिक जो है असल इनकी जो नाकामियां हैं ताकि उसकी तरफ ना दे सकें। ताकि ये अब क्यों नहीं गिनवाते हैं कि इन्होंने 3.5 साल में आवाम के लिए किया क्या है? अपनी नालायकियां ये तो नहीं गिनवाते हैं कि 10 बाय इलेक्शन हुए, उसमें से 9 इलेक्शन जो है इन्होंने हारे। ये तो नहीं बता सकते हैं कि इन्होंने आवाम से जो वादे वहीद किए हुए थे वो क्या है। और ये नहीं बताते हैं कि कल के जिन लोगों को ये कहते हैं कि ये लोग गलत थे, कल गलत जो लोग थे उस वक्त इनके लिए सही थे, आज वो लोग गलत हैं। देखिए, बात ये है कि असल बात ये है कि इनको ना कानून की पासदारी है ना आइन की पासदारी है। अब ये देखें कि इसका सिर्फ ये काम है कि जब से इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस हुआ तो इनके हाथ में 2 चीज़ें हैं। एक, इनको किसी ने बता दिया कि जी आप भुट्टो बने। पहली बात तो इनको आप ये पूछें कि भुट्टो के साथ आपने आप को इक्वेट करने के लिए आप चले हैं, तो भुट्टो साहब तो शहादत के बाद भी आज भी जो है ना अवाम को उन पे एतमाद है। और let me get this audio sorted out। शहादत अवान साहब, मुझे ब्रेक की तरफ भी जाने दें, उसके बाद फिर मैं आपका जवाब भी कंप्लीट सुनूंगी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक क्राउड पुलर तो है, we'll have to give them that।
کیا اس سے آپ لوگوں کے جو مورال یا پھر آنے والے انتخابات پہ کوئی فرق پڑے گا؟ یعنی شہادت امان صاحب آپ کے جواب سے کنٹینیو کریں گے. ٹل دین ول فکس دی آڈیو ایز ویل. سی یو آفٹر دی بریک. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے, شہادت امان صاحب فرما رہے تھے کہ کیا پرفارمنس کی ہے پاکستان تحریک انصاف نے 3.5 سالوں کے اندر عوام کو کیا دیا. اسی کی وجہ سے کوئی کنسپیرسی کی ضرورت نہیں تھی, یہاں مہنگائی بہت تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو سائڈ پر کرنا پڑتا. لیکن شہادت امان صاحب ایک بات تو بڑی ہمارے سامنے بڑی عیاں ہے, بڑی آبویس ہے کہ کراؤڈ تو پل کر رہی ہے پی ٹی آئی. ابھی کل لاہور کا بھی جلسہ ہونا ہے, کراچی کا ہوا, پشاور کا ہوا. اگر عوام نے ان کو رد کر ہی دیا ہوتا تو پھر کراؤڈ نہ آتا نا. انیکا 2 باتیں کروں گا. پہلی تو بات آپ نے سازش کی تو یہ کون سی سازش ہوئی ہے جس کی باضابطہ طور پہ اطلاع دی گئی ہے؟ پہلی تو بات یہ بڑی مذاق خیز ہے. نمبر 2, اس کے علاوہ آپ کہتے ہیں کہ کراچی میں جو ہے کراؤڈ پول کیا ہے. ابھی میرے دوست یہ کہہ رہے تھے کہ 1 لاکھ آدمی تھے. میرے خیال میں ایک جو ہے 2 سگنل جو ہے نا کراچی میں, وہ اگر بند ہو جائیں یا کوئی گاڑی جیم ہو جائے نا, تو میں کہتا ہوں 30-40 ہزار لوگ تو تقریباً وہاں پہ مین روڈ پہ ویسے ہی اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ کراؤڈ پولرز ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسا نہیں ہو سکتا, کیونکہ اگر کراچی کو دیکھیں تو کم از کم یہاں پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے ہمارے سندھ میں کچھ بھی ڈیلیور نہیں کیا, سوائے اس کے علاوہ کہ انہوں نے 3 دفعہ 1100 ارب جو ہیں کا انہوں نے کہا اسکیمز یہ ہم دے رہے ہیں, اور ریپیٹڈلی انہوں نے آ کے وہ تختیاں لگائیں. لیکن کوئی ایک منصوبہ کوئی آدمی بتا دے کہ سندھ میں سابقہ حکومت نے سندھ کے ساتھ کوئی رواداری رکھی ہو. ان کی تو ہر وقت کوشش یہ تھی کہ جب I'm very sorry I'm cutting you short سینیٹر صاحب, لیکن سندھ کے اندر تو آپ لوگوں نے کام کرنا تھا نا. وہ تو وفاق میں تھے, وہ اگر کچھ کر رہے تھے تو ایکسٹرا کر رہے تھے. ایگزیکٹلی دیکھیں سندھ میں آپ کو میرا کہنا یہ ہے کہ یقیناً ہم فیڈرل گورنمنٹ کی وفاق کی ایک اکائی ہیں. سندھ تو چل رہا ہے الحمدللہ, اور سال سے چل رہا ہے, 12-14 سال سے چل رہا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ جب تک دھرتی ہے تو انشاءاللہ بہتر سے بہتر چلے گا. سندھ میں کوئی آ کے غیر جانبداری سے دیکھ لے کہ کس حال میں آپ سندھ کو دوسرے صوبے کے ساتھ آپ کمپیئر کر سکتے ہیں. میرا کہنا یہ ہے کہ سندھ کے فیڈرل گورنمنٹ نے جو کچھ اعلانات کیے, فیڈرل گورنمنٹ نے وہ اپنا حصہ نہیں ڈالا. بھلے وہ کراچی کے پانی کے مسائل ہیں, روڈ کے مسائل ہوں, ٹرانسپورٹ کے مسائل ہوں, اسپتالوں کے مسائل ہوں, تو یہ وعدے اور تختیاں ہی ہوتی رہی. باقی سابقہ حکومتیں کسی قسم کا, میں کہتا ہوں سندھ کی بات کیوں کرتے ہیں؟ آپ پورے پاکستان میں بات کر رہے ہیں, غریب لوگوں کی بات کر لیں, ایجوکیشن کی بات کر لیں, کسی چیز کی خارجہ پالیسی, انٹرنل پالیسی. تو یہ تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ جو فیل ہو گئی تھی, دس از وائی انتہائی فیل. ٹھیک ہے, یہ فیلور نہ ہوتی تو ان کے اپنے ساتھی ان کو چھوڑ کے دوسری سائڈ پہ کیوں بیٹھتے؟ پوائنٹ نوٹڈ شہادت امان صاحب. اچھا عاطف خان صاحب, اب میں ذرا تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہوں گی. جو ہوا وہ تو ہو گیا, اب آپ لوگ اپوزیشن بینچز میں بھی نہیں ہیں, وفاقی حکومت کا حصہ تو دور کی بات. لیکن اب کل ایک جلسہ ہونا ہے, آپ ان جلسوں سے, ان کراؤڈ سے, ان لوگوں سے کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہمیں تو پولرائزیشن دن بدن بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس ملک کے اندر, جو کہ پولرائزیشن کا متحمل ہی نہیں ہو سکتا. دیکھیں انیکا, پہلے تو میں ان کو یہ جو نئی گورنمنٹ بنی ہے ان کو میں اپنی طرف سے بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں 2/3 میجورٹی پہ. آپ نے ایک سیگمنٹ کے بعد مبارکباد پیش کی, بڑی لیٹ ہو گیا. نہیں, وہ 2/3 میں گن رہا تھا کہ اصل میں ان کی میجورٹی کتنی ہے. ان کی 2/3 میجورٹی ہے کیبنٹ میں, جن پہ کرپشن کے چارجز ان سے 3 ووٹ زیادہ تھے. جن پہ کرپشن کے چارج, جن پہ میں نے کہا آپ شاید واقعی میں مبارکباد دینے لگے, آپ ان کی کیبنٹ پہ کرپشن کے چارج. مبارکباد اس وجہ سے دے رہا ہوں کہ ان کی کیبنٹ کے جو ممبرز ہیں ان پہ 2/3 پہ کرپشن کے چارجز ہیں. اچھا, اور چارجز ہیں, پروو نہیں ہوئے, انوسنٹ انٹل پروون گلٹی. جس دن شہباز شریف صاحب پہ فرد جرم عائد ہونی تھی, اسی دن وہ پرائم منسٹر بن گئے. اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. دیکھیں, یہ اگر آپ ویسے اگر انٹرنیشنل اس پہ دیکھ لیں کہ ایک آدمی پہ اربوں روپے کے
अरबों रुपए के, मतलब वो कोई सियासी मुकदमे नहीं है, इन्होंने अपने ही बनाए हुए हैं। पीपल्स पार्टी ने नून लीग पे बनाए, नून लीग ने, और आपके पास 3.5 साल थे, आप लोगों ने कुछ नहीं किया। वो करप्शन के मुकदमात हैं। ये नहीं कि कोई पॉलिटिकल आपने कोई जलसा कर लिया, आपके ऊपर FIR हो गई, आपने कोई जुलूस हुकूमत के खिलाफ कुछ किया, वो नहीं। करप्शन के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर 2/3 मेजॉरिटी। अब अगर इनकी कल को ये जो भी ज़मानत पे हैं, करप्शन चार्जेस हैं, ये इनकी अगर ज़मानतें वो हो जाएं, ज़ब्त हो जाएं, या अगर इनको वापस जाना पड़े, तो अगली कैबिनेट मीटिंग इनकी मेरे ख्याल में अडियाला जेल में होगी, क्योंकि सारी जमानत तो आपके पास 3.5 साल थे, आप कुछ ना कुछ प्रोसिक्यूशन करके कुछ कर लेते। प्रूफ शहजाद अकबर साहब ने पता नहीं कितना वावेला मचाया, कुछ भी नहीं किया। यही तो ये इस मुल्क को जो प्रॉब्लम है, यही देखें, हम ये छोटी छोटी बातों में फंसे रहते हैं। जो इस मुल्क की प्रॉब्लम है, वो जब तक आपके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं आती, और जब तक आप इस मुल्क के, ये मेरी सिंसियर ओपिनियन है कि जब तक ओपिनियन या पार्टी की ओपिनियन, ये पार्टी की भी ओपिनियन है। खान साहब से मेरी पर्सनल डिस्कशन हुई, काबीना पर 2/3 मेजॉरिटी वो है जिनके ऊपर केसेस है। ये इल्जाम आपके सामने है, जवाब आप खुद ही दे दें। करप्शन के इल्जाम सामने है, जवाब आप खुद दे दें, मैं सवाल और नहीं पूछूंगी। राना मकबूल इसका कहें तो मैं जवाब दे। मैं शहादत अमान साहब आपकी तरफ भी आती हूँ इस सवाल को लेके। राना मकबूल साहब से पहले जवाब दें। जी राना साहब, आप इन्होंने कितना जोर लगाया है, ये बताएं कि जितने झूठे केसेस बनाए हैं, ये लॉजिकल अंतर्गत नहीं पहुंचे। वो जो कहते हैं, जो बेच दुकान अपनी बढ़ा गए, तो वो शहजाद अकबर केस ही हैज टेकन टू द हील्स। बात है कि मैदान में जरा खड़े रहते हैं ना। आप राना सनाउल्लाह आप केस बना, राना साहब मुझे ये बात करते हुए बड़ा अफसोस होता है। पहले शहादत अमान साहब की आवाज कट रही थी, अब आपकी आवाज कट रही है। मुझे ऐसा लगता है कि 21 तारीख की तैयारियां हो रही हैं, इंटरनेट स्लो होना शुरू हो मेरा गया। ख्याल नहीं, बात अब आप तोशा खाना वाला मामला देखते हैं, अफसोस भी होता है, हंसी भी आती है जी। कहते हैं कि कौमें फरोख्तन पे चेरजा फरोख्तन, और यार इतना 14 करोड़ कहीं से 18 करोड़ कुछ हालात हैं। ये जो कह रहे हैं ना कि जी वो सारे के सारे, भाई आपने झूठे केसेस बनाए, फिर आप प्रूव ना कर सके। शाहिद खाकान ने कौन सा जुर्म किया था, एहसन इकबाल ने कौन सा किया था, मिफ्ता इस्माइल ने कौन सा किया था। मतलब एक आदमी, आप सच और झूठ में तो कोई भी तमीज करने के कबल नहीं है। अब आप कहते हैं कि जी हमारी बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी है, हमारी 2/3 आ जाए और फिर पंजाब का चीफ मिनिस्टर फिर उसको बुज़दार को लगा दे। ये तो आपकी दानिश है। क्यों आप बददुआएं दे रहे हैं फिर से पीटीआई को, बुज़दार को दोबारा पंजाब का वो बना दे? ये तो पीटीआई भी नहीं चाहती थी, बहुत सारे लोग पीटीआई से। राना साहब मैं ये बात कर रहा, अब मैं थोड़ा सा अनिका आपको बता दूं, छोटा सा जो एक्सपीरियंस है। 2011 में जलसा हुआ यहीं यादगार पाकिस्तान पे, बहुत बड़ा, और 2013 में जो इलेक्शन हुआ, कितनी सीटें थी लाहौर में? इनकी एक लाहौर में 2013 जी। उस बाद लोगों से मदद ली, तरह तरह की, वो जंगलात वाले फैंटी लगाते रहे, एग्रीकल्चर वाले लगाते रहे, और बहुत कुछ होता रहा। तो 14 सीटों में से 3 इनको मिली यहाँ, और खान साहब की इमरान खान साहब, राजा मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, आपकी आवाज भी कट रही है पूरी, ठीक है, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, मुझे ब्रेक की तरफ जाने की इजाजत दीजिएगा। आप फरमा रहे हैं कि क्राउड को वोट में ट्रांसलेट करना कोई आसान काम नहीं होता। शहादत अमान साहब से भी इसी सवाल का जवाब देंगे, वो भी जवाब देना चाह रहे थे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे आतिफ खान साहब ने एक पॉइंट रेज किया था, शहादत अवान साहब आप उसका जवाब देना चाह रहे थे। उस जवाब के साथ मुझे ये भी बता दीजिएगा इस साल के आखिर तक ये हुकूमत रहेगी या फिर नहीं रहेगी, और रहेगी तो बाय दैट टाइम शहबाज शरीफ साहब तो पंजाब स्पीड के बारे में वैसे ही बड़े फेमस थे और अब पाकिस्तान स्पीड की बात कर रहे हैं, वुड ही बी एबल टू डिलीवर विद दिस कैबिनेट और नॉट? पहली बात तो मैं अनिका आतिफ साहब की एक बात का जवाब दे दूं कि इन्होंने कहा जी इनकी कैबिनेट में इतने लोग हैं, तो आतिफ साहब की यादाश्त यकीनी तौर पे होगी कि जब जो है 2018 में ये जो सबका हुकूमत थी, अब की अपोजिशन जो है, बल्कि आपके सबका मैं हुकूमत ही कहूँगा, इस वक्त तो वो कहीं पे भी नहीं है, जब इक़्तिदार में आए तो क्या पीटीवी और पार्लियामेंट का जो दहशत गर्दी का केस था जिसमें 3 लोग कत्ल हो गए थे, 26 लोग जख्मी हो गए थे, उसका केस नहीं था? क्या 2014 का वो जो केस था, वो केस जो है प्राइम मिनिस्टर जो है जब ओथ ले चुके थे उनके ऊपर केस नहीं था? क्या आप भूल गए हैं कि शफकत महमूद, सदर अलवी साहब, असद उमर साहब और आपके जनाब वजीर खारजा साहब क्या उसमें मुलजिम नहीं थे? ये तो पिछले 2 महीने पहले जब इनको यकीन हो गया कि हम जाने वाले हैं, तो मौजूदा प्रेसिडेंट अलवी साहब ने भी कोर्ट में जाके कहा मैं अपना इस्तेकाक जो है सरेंडर करता हूं ताकि सरकारी वकील नो ऑब्जेक्शन दे तो मेरी भी गुलू खलासी हो। तो मैं तो समझता हूं राना साहब ये देखेंगे, उस केस को भी देखेंगे और उसमें भी अपील अगेंस्ट अक्विटल में यकीनी तौर पे जाएंगे जिस तरीके से इन्होंने बाकी लोगों को चेज किया। तो भाई बात ये है कि झूठे को एक झूठा आदमी क्यों कहे कि तुम झूठे हो? पहले तो आप अपना जो है अपना घर ठीक करें। अगर आप दूध के धुले हुए होते, आप इक्तदार में आते, तब तो बात थी। आपने तो पार्लियामान पर हमला किया, पीटीवी पे हमले किए, 3 आदमी कत्ल हुए। तो भाई जिन लोगों की आप बात करते हैं, आप बताएं ना उनमें से कोई इस किस्म का आदमी जिसके ऊपर कोई दहशतगर्दी का केस हो। पहली बात तो जो है आपने ये कर दी। दूसरी बात आपने ये कहा दी कि टेन्योर कंप्लीट करेगी गवर्नमेंट या नहीं करेगी। देखें बात ये है कि पहले से मेरे लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये कहा कि जो कुछ भी हम करेंगे वो हम आइन के मुताबिक काम करेंगे और जो भी चेंज होगा पार्लियामान में होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह वो चेंज पार्लियामान में हुआ। अब बात ये है कि 3.5 आप पता है पार्लियामानी टेन्योर जितना है वो कंप्लीट होगा। बाकी जो रहता है वक्त बहुत कम रह गया। मैं दोनों मेहमानों से और भी 30 सेकंड के लिए जवाब देना चाह रही हूँ। राना मकबूल साहब, आखिर में टेन्योर कंप्लीट होगा इस काबीना के साथ, वो जो एम्स शहबाज शरीफ साहब के वो पूरे हो सकेंगे या नहीं? इंशाल्लाह बड़ा प्रोडक्टिव टेन्योर रहेगा। बहुत मेहनत की जा रही है और दिन रात मेहनत शुरू, आपने देखा है प्राइम मिनिस्टर जैसे काम कर रहे हैं और बाकी साथी भी काम करेंगे। काम का माहौल बन गया है, ठीक, और टेन्योर भी और कामयाबी के साथ टेन्योर कंप्लीट होगा इंशाल्लाह। कंप्लीट हो गया टेन्योर और कामयाबी के साथ होनी चाहिए। आतिफ खान साहब, क्लोजिंग रिमार्क। देखिए जी, ये तो कंप्लीट नहीं होगा, ना होना चाहिए। अच्छा। उसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ साहब के बारे में कि जी बड़ी स्पीड है, बड़ा काम करते हैं, उन्होंने सारी उम्र पंजाब में गुजारा है, ठीक है, सिंगल पार्टी गवर्नमेंट उन्होंने की है। यहाँ पे डिफरेंट पार्टीज़ हैं, MQM है, 11 पार्टीज़ हैं, चू का मुरब्बा है, ना इनसे डिलीवर होना है। और हमारी ये डिमांड है, 4 साल हो गए हैं, अगर ये भी कह रहे हैं कि जी अनपॉपुलर हैं, हम भी कह रहे हैं कि जी गवर्नमेंट नहीं चल रही, इलेक्शन करा रहे, बस जो जीत गया हम उसको कबूल कर लेंगे। शहादत अवान साहब, राना मकबूल साहब, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने ज्वाइन किया। लेकिन मेरी दुआ ये है कि जो भी हुकूमत आए वो अपना काम पूरा करे, एम्स पूरे करे, गोल पूरा करे, क्योंकि अल्टीमेटली हर हुकूमत की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी में ट्रांसलेट होती है। तो मेरी दुआ तो इस हुकूमत के साथ है, पिछली हुकूमत के साथ भी थी और हर हुकूमत के साथ होगी, क्योंकि मुझे पाकिस्तान की बेहतरी चाहिए, हर पाकिस्तानी शहरी की तरह। इसी पॉइंट पर अनीका निसार को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नासिर।